नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को असम पहुंचे और सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने मृतक कलाकार के परिवार से मुलाकात की और उनसे सहानुभूति व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि परिवार ने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने अपना जुबिन खो दिया है और वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने सरकार पर जोर देते हुए कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वह पारदर्शी तरीके से जांच करे और परिवार को पूरी जानकारी दे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी जुबिन के परिवार के साथ हैं और इस कठिन समय में उनका साथ देंगे। उन्होंने असम के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि जुबिन के निधन से राज्य में गहरा दुख हुआ है। उनका यह दौरा परिवार और स्थानीय लोगों को हौसला देने के उद्देश्य से किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इन्फोसिस संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति के सामाजिक और शैक्षिक सर्वे में भाग न लेने के फैसले पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह सर्वे पिछड़ा वर्ग का नहीं बल्कि पूरी आबादी का है। यह उनके ऊपर है। अगर वे यानी मूर्ति कपल समझ नहीं पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि वे इन्फोसिस से हैं। क्या वे सब कुछ जानते हैं? हमने 20 बार कहा है कि यह पिछड़ा वर्ग सर्वे नहीं है, यह पूरी आबादी का सर्वे है। सिद्धरमैया ने कहा कि हमने कई बार स्पष्ट किया है, फिर भी सुधा और नारायण मूर्ति से पिछड़ा वर्ग सर्वे समझते हैं। यह गलत है। केंद्र की सरकार भी तो सर्वे कर रही है। क्या वे केंद्र के सर्वे में भी हिस्सा लेने के लिए मना कर देंगे? दोनों के पास राज्य के सर्वे के बारे में गलत जानकारी हो सकती है। बता दें कि मूर्ति दंपत्ति ने अपने घर में सर्वे में शामिल न होने का निर्णय लिया और एक स्वघोषणा पत्र भी दिया। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि सर्वे स्वैच्छिक है और किसी को बाध्य नहीं किया जाता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण अनिवार्य न करने और डेटा गोपनीय रखने के निर्देश दिए। नारायण मूर्ति पहले भी सप्ताह में 70 घंटे काम करने और आईटी उद्योग में मेरिट आधारित प्रणाली पर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने आरक्षण नीति का विरोध किया और मेरिट प्रणाली का समर्थन किया। उनके इन विचारों को आलोचकों ने सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों के खिलाफ माना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर सुजीत कुमार पर हमले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कथित तौर पर टीयू-एसयू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने उन्हें थप्पड़ मारा और एबीवीपी के सदस्यों ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव डालते हुए धक्का मुक्की भी की। यह घटना प्रिंसिपल ऑफिस में दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई। विवाद की शुरुआत कॉलेज के फ्रेशर्स फंक्शन और छात्र परिषद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई, जब एबीवीपी सदस्यों ने एनएसयूआई अध्यक्ष को पीटा था। प्रोफेसर कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक दबाव में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। दीपिका झा ने कहा कि उन्होंने प्रोफेसर की बदतमीजी के कारण थप्पड़ मारा। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने वाइस चांसलर को पत्र लिखकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिससे छात्रों में आक्रोश बढ़ा है। त्रिपुरा में 15 अक्टूबर को 3 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत के मामले ने दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे मानवाधिकारों और कानून के उल्लंघन वाला बताया। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके नागरिकों को पूरी तरह पीट कर मार दिया गया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मृतक तीनों तस्कर थे, जिन्होंने भारतीय क्षेत्र के विद्याबिल गांव में मवेशी चोरी की कोशिश की और ग्रामीणों पर लोहे के डंडे और चाकू से हमला किया। इस हमले में ग्रामीण की मौत हुई, जबकि अन्य ग्रामीणों ने प्रतिरोध किया। अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तब 2 तस्कर मृत पाए गए और तीसरे की अस्पताल में मौत हुई। मृतकों के शव बांग्लादेश को सौंप दिए गए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शुक्रवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं, जो रूस में गहराई तक हमला कर सकती हैं। जेलेंस्की की यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों देशों की टीमें अगले हफ्ते हंगरी में मुलाकात की तैयारी करेंगी। जनवरी के बाद अपनी तीसरी अमेरिकी यात्रा पर आए जेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की कि उसे एडवांस्ड मिसाइलें उपलब्ध कराई जाएं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि रूस टॉमहॉक मिसाइलों की चर्चा सुनते ही बातचीत के लिए तैयार हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में
लिंचिंग के शिकार दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिवार को उनसे मिलने से रोकने और धमकाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने परिवार के साथ करीब 30 मिनट बिताए और आश्वासन दिया कि कांग्रेस हर संभव मदद करेगी। हरिओम वाल्मीकि की 2 अक्टूबर को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राहुल के पहुंचने से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें परिवार ने मुलाकात से इनकार किया था, लेकिन बाद में परिवार ने राहुल को अपना मसीहा बताया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने सरकार पर दमन और अन्याय का आरोप लगाया है। एनसीआरबी के अनुसार यूपी में दलितों पर अत्याचार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और देश भर में दर्ज कुल मामलों में लगभग 25% हिस्सा इसी राज्य से आता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के मठवारा गांव में दलित युवक के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। अवैध खनन का विरोध करने पर 4 लोगों ने राजकुमार चौधरी नामक दलित युवक को बेरहमी से पीटा, जातीय गालियां दी और उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। यह घटना 14 अक्टूबर की शाम की है, जब वह अपनी मां के साथ घर लौट रहा था। आरोपियों में ग्राम सरपंच रामानुज पांडे, उनका बेटा पवन, भतीजा सतीश और रिश्तेदार राम बिहारी शामिल हैं। चारों के खिलाफ SC/ST यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन सभी फरार हैं। पीड़ित और उसकी मां को गंभीर चोटें आई हैं। सरपंच ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। यह घटना 2023 के सीधी पेशाब कांड की याद दिलाती है। NCRB के अनुसार 2023 में मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के 8,232 मामले दर्ज हुए, जो देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया के बीच भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हलफनामा विवादों में है। गुरुवार को दाखिल हलफनामे में चौधरी ने 2 आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, जिससे उनकी साफ छवि पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी विरोधियों ने निशाना साधा है। चौधरी ने अपनी उम्र 60 साल से अधिक बताई है, लेकिन पुराने दस्तावेजों में अलग जानकारी दर्ज है। उन्होंने कामराज विश्वविद्यालय से PFC कोर्स करने का दावा किया है, जिस पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सम्राट चौधरी तमिल बोल सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी हलफनामों की जांच के लिए टीम बनाई है और विसंगति मिलने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है। वहीं भाजपा ने आरोपों को नकारते हुए इसे विपक्ष की हताशा बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले महागठबंधन में देर रात सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। RJD, कांग्रेस, CPI, ML और मुकेश सहनी की VIP के बीच चली लंबी बातचीत के बाद VIP को 15 सीटें दी गई। पहले सहनी ने 35 सीटों की मांग की थी और नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार टाल दी थी। बाद में राहुल गांधी के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। कांग्रेस ने अपनी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 11 मौजूदा विधायक और 5 महिलाएं शामिल हैं। CPI ML को 20 सीटें मिलने की संभावना है। इस बीच BJP ने तंज कसते हुए कहा कि सहनी को महागठबंधन से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। मुकेश सहनी, जो खुद को मल्लाह का बेटा कहते हैं, पहले NDA के साथ थे और मंत्री भी बने थे, लेकिन बाद में महागठबंधन में लौट आए। यह विवाद बिहार की सियासत में नया मोड़ लेकर आया है। CPI ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर किसी तरह का मतभेद या दरार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी गठबंधन के विस्तार के कारण है, न कि किसी अंदरूनी टकराव के चलते। PTI के अनुसार दीपांकर ने कहा कि जैसे जैसे नए दल और समूह इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं, उनसे तालमेल और चर्चा में समय लग रहा है, जो स्वाभाविक है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन में पूरी एकता और साझा रणनीति कायम है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि शुक्रवार है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को अपनी सीनियर छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना 10 अक्टूबर को लंच ब्रेक के दौरान हुई, जब आरोपी जीवन कौड़ा ने पीड़िता को आर्किटेक्चर ब्लॉक की 7वीं मंजिल पर बुलाकर जबरदस्ती उसे 6ठी मंजिल के पुरुष शौचालय में ले जाकर बलात्कार किया। घटना के दौरान उसने पीड़िता का फोन भी छीन लिया। 5 दिन बाद पीड़िता ने अपने माता पिता को बताया और हनुमंत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी, जो 5वें सेमेस्टर का छात्र है और पीड़िता से जूनियर था, फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है और फॉरेंसिक जांच जारी है। हालांकि जिस जगह यह घटना हुई
वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिससे जांच में दिक्कतें आ रही हैं। गायक सुबिन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर पुलिस ने शुक्रवार को बयान जारी कर लोगों से अटकलें लगाने से बचने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और शुरुआती जांच में किसी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने में करीब 3 महीने लग सकते हैं, जिसके बाद रिपोर्ट न्यायिक अधिकारी को सौंपी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। भारतीय उच्च आयोग को 1 अक्टूबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे सौंप दिए गए थे। सुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित रूप से डूबने से मौत हुई थी। वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे, लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले ही उनका निधन हो गया। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.